Hello, my dear friends. Myself, Alimuddin Sheikh Qadri, and my coaching classes is Qadri Coaching Classes, and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, today we will have to discuss a next point, just like plasma membrane. My dear friend, today we will have discussed plasma membrane. Also we have seen in my previous lecture, cytoplasm and cytomembrane. But here only we have discussing today plasma membrane. My dear friend, according to this membrane, there are different scientists have gives to the different types of structure. विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को दिया। आइए हम एक एक करके उनके विषय में डिस्कस करते हैं। किस साइंटिस्ट ने कौन सी संरचना दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे एक कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे बताया है कि मैं क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सिलेबस रेगुलर अपलोड करता रहूंगा और ये प्रोसेस मेरा काफी समय से चल रहा है और चलता रहेगा। और पर डे एक एक टॉपिक आपको अपलोडेड होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे और आप लोग पूरी तरह से डिस्कस करते रहिए। इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि मैं फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी अलग अलग टीचरों से अलग अलग लेक्चर अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। तो आज का लेक्चर मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप लोगों के सामने दे रहा हूं और इससे मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने पहले ही आपसे बता दिया कि लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे पहले और ध्यानपूर्वक मैं लेक्चर को सुनेंगे, लिखेंगे, नोट बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपके सामने बोर्ड का एग्जाम है, उस बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस वे, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सबसे पहली परिभाषा हम आपको देना चाहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वास्तव में क्या है। जैसे कि आप लोग इसके शब्द से ही अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे कि शब्द दिया है प्लाज्मा। क्या दिया है? प्लाज्मा। प्लाज्मा को कवर करने वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा है, प्लाज्मा को कवर करने वाली मेम्ब्रेन मींस, अब आइए इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि कोशिका के जीवद्रव्य को घेरे रहने वाले सजीव आवरण, कोशिका के साइटोप्लाज्म को, सेल के साइटोप्लाज्म को घेरे रहने वाला, कवर करने वाला सजीव आवरण, न कि निर्जीव। ध्यान दीजिएगा, मैं एलाविंग मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, सजीव आवरण की बात कर रहा हूं कि कोशिका के जीवद्रव्य को घेरे रहने वाले सजीव आवरण को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत ही शार्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि दोज टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन दोज आर फुल्ली बी कवर्ड द प्लाज्मा, ए टाइप्स ऑफ लिक्विड। प्लाज्मा इज ए टाइप्स ऑफ लिक्विड। सो माय डियर फ्रेंड, एंड व्हाट इज द सिंपल स्ट्रक्चर एंड सिंपल प्रोसेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आइए सबसे पहले हम आपको इसके विषय में जो है, आइए सब लोग ध्यान से इसके विषय में डिस्कस करते हैं कि वास्तव में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। यहां पर कुछ टॉपिक्स मैंने दिए हैं। पहला टॉपिक मैंने दिया है, जो शीर्षक आज का, जो अनुमान आपका आप लोग देख रहे हो, वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस कंपोजिशन एंड केमिकल नेचर। आपको देखना है कंपोजिशन एंड केमिकल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। composition and chemical nature of the plasma membrane. My dear friends, C. Nageli, scientist C. Nageli,
first scientist Sinajeli and C. Kramer. Sinajeli and C. Kramer. How many scientists? 2 scientists. Sinajeli and C. Kramer in 1855, 1855 में इन्होंने सेल मेम्ब्रेन नाम, हु गिव द नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन? Sinajeli and C. Kramer. It gives the name of this membrane is the cell membrane. इन्होंने कहा कि यह कोशिका कला है। क्या बोला? कोशिका कला है। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। कोशिका को कवर करने वाली, सेल को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन। एनिमल सेल पर चल रहा है। कल मैंने प्लांट सेल के विषय में डिस्कस किया था, आज मैं एनिमल सेल के विषय में डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर ये अब इनके प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन दोनों सेल का फिगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। आप लोग दोनों में डिफरेंस भी देख, मैंने डिफरेंस ऑलरेडी आपको बता दिया है कि प्लांट सेल दे आर सिंपली मेड बाय द 3 layers, बट एनिमल सेल इज मेड बाय द सिंगल layers. प्लांट सेल इज सिंपली बी फॉर आर मेड to the cellulose, but animal cell wall is simply made by the peptose. So as like also we have seen this point, cell membrane. सेल मेम्ब्रेन, सेल, अगर इसको मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंटिस्ट बोल रहा है। कौन? Sinajeli and C. Kramer। कब बोले हैं? 1855 में इन्होंने दिया, और ये नाम दिया, पहला नाम दिया इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। सेल मीन्स होता है कोशिका, मेम्ब्रेन मीन्स होता है कला, कोशिका कला। ये इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला होती है। कोशिका कला क्या है? एक ऐसा आवरण जो कोशिका को चारों तरफ से घेरे रखता है, कवर किए हुए होता है, उसी का नाम दिया गया सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला। अब आगे देखते हैं। सर जे.क्यू. प्लोवर, सर जे.क्यू. प्लोवर इन्होंने 1931 में कहा कि ये प्लाज्मा लेमा है। ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा, अब आया पॉइंट कि अगर आपसे पूछा है कि प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया, तो आ जाएगा जे.क्यू. प्लोवर इन 1931। जे.क्यू. प्लोवर इन 1931 में इन्होंने प्लाज्मा लेमा नाम दिया। अब आइए देखते हैं कि एक ही झिल्ली है, एक ही परत है, जो एलाइविंग सेल, एनिमल सेल की एक ही लेयर है, और उस जो एलाइविंग सेल है, उस लेयर का नाम जो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग वे से दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार से दे रहे हैं, उसके पीछे उनका लॉजिक क्या है, उसके पीछे उनका तर्क क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके पीछे का लॉजिक जो मैं बताने चल रहा हूं, वहां पर आप देखिएगा कि ये प्लाज्मा लेमा नाम दिया। इसके बाद आइए मैं आपको और भी टॉपिक्स जो है जिसके विषय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कोशिकांगों में उपस्थित इकाई कलाओं को रासायनिक, इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक संगठन जो होता है, इसमें 28 to 79% जो है प्रोटीन्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें लिपिड का अमाउंट जो है प्लाज्मा कला में, प्लाज्मा लेमा में लिपिड का अमाउंट जो होता है 28 to 70% उसका लिपिड का अमाउंट होता है। प्रोटीन का अमाउंट जो होता है 20 to 70%, 20 to 70, ध्यान दीजिएगा, 20 से लेकर के 70% प्रोटीन होते हैं। देन ऑलिगोसैकेराइड, उसके बाद क्या होता है? ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइडों की चेन होती है, और ऑलिगोसैकेराइड 1 to 1.5% होता है। कितना? 1.5%। और इसका कुल वेट जो होता है, कुल भार जो होता है, इसमें जो कुल वेट किसका? वाटर का, वाटर का टोटल वेट जो होता है वो होता है, वाटर का टोटल वेट होता है 20%। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि मैंने एक लेमा के विषय में बताया, एक झिल्ली के विषय मैंने आपको भी समझाया और बताया। इसमें ये झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और बहुत ही जो है चिकनाई से रहित, नरम तो होती है, सॉफ्ट तो होती है, लेकिन चिकनाई, फिसलन नहीं होती, इसमें नॉन विस्कस होती है, बट देर आर वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ है। और इस विषय में आपको मैं अलग अलग टॉपिक बताना चाह रहा हूं कि कोश जो आपने देखा कि इसमें मैं कोशिका कला की मोटाई, थिकनेस, अब आइए इसका कंपोजिशन देखते हैं कि थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला की जो मोटाई होती है 70 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, 70 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है।
अब 70 से 100 एंगस्ट्रॉम लेना है माय डियर फ्रेंड। अब ये देखते हैं, फिगर को देखिए जरा सा आप लोग। अगर एक कोशिका कला की संरचना के विषय में अध्ययन करना है, संरचना के विषय में समझना है आपको, इस विषय में समझने के लिए सबसे पहली जरूरत पड़ती है कि ये बताइए कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो कोशिका कला की थिकनेस माय डियर फ्रेंड, थिकनेस इसकी जो होती है ये एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाती है, एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाएगी। तो जो एंगस्ट्रॉम में मेजर की जा रही है, तो आप देखिएगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 मीटर। या अगर सेंटीमीटर कहना चाहे तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00000, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स 0 देन 75 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.00000 means 6 times 0 7.75 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा इतना एंगस्ट्रॉम थिकेंड है। इतना एंगस्ट्रॉम जो होता है एक कोशिका की जो है सेल मेम्ब्रेन की जो है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा को जो कवर करने वाली मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा को जो कवर करती है, प्लाज्मा को जो घेरे रखती है, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस मैंने बताया आपको। और यहां पर देखिएगा जेक्यू प्लोवर ने बताया 1931 में के प्लाज्मा लेमा है। आइए अगला देखते हैं, जे डेविड रॉबर्टसन, दो साइंटिस्ट जे डेविड एंड रॉबर्टसन, इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है देयर आर सिंपली मेड बाय देयर 3 layers, how many layers? 3 layers. Both two outer layer is made by the proteins. बाहरी भित्तियां जो होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। एंड इंटरनल मेम्ब्रेन इज मेड बाय द लिपिड, और अंदर की भित्ति जो होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है। तो आपने देखा कि बाहरी भित्तियां इसकी प्रोटीन की बनी हुई है और अंदर की भित्ति लिपिड की बनी हुई है। माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखते जाइएगा कि जो प्रोटीन की लेयर है आउटर साइड में, बोथ साइड में, आउटर साइड में प्रोटीन की लेयर है, ये प्रोटीन की लेयर की थिकनेस देखिएगा, ये मैं अकॉर्डिंग बाय जे डेविड रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, मैं जे डेविड रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। इन्होंने बताया कि 25 एंगस्ट्रॉम अपर साइड में प्रोटीन एंड 25 एंगस्ट्रॉम लोअर साइड में प्रोटीन, बीच का जो 25 एंगस्ट्रॉम है वो लिपिड का है। मींस बाई लेयर ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। ध्यान दीजिएगा, बाई लेयर ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल लेयर ऑफ लिपिड किसके द्वारा बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है जे डेविड रॉबर्टसन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से सपोजिट भी बोला जाएगा, तो मैं आपको पहले से ही आगाह कर देना चाहता हूं, पहले से ही आपको इस विषय में जानकारी दे देना चाहता हूं, कहीं आप इसमें भूल न कर बैठे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जे डेविड रॉबर्टसन ने बताया कि आउटर और इनर लेयर जो होती है ये प्रोटीन की बनी होती है, और मिडिल लेयर जो होती है लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन की लेयर जो होती है 25 एंगस्ट्रॉम अपर साइड, 25 एंगस्ट्रॉम लोअर साइड, एंड मिडिल की जो लिपिड की लेयर होती है 25 एंगस्ट्रॉम होती है। तो टोटल हो गया 75 एंगस्ट्रॉम, ये 75 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये अकॉर्डिंग बाय जे डेविड रॉबर्टसन है। तो इसमें देखिएगा एकक कला संरचना क्या होती है? एकक कला संरचना, यूनिट सेल मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल क्या है? एकक कला संरचना, यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल क्या है? यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल आप यहां देख रहे हो, जैसे दिया सलाई की तीली होती है, एग्जैक्ट उसी तरह से आपको दिखाया जा रहा है, बट इसमें ऑलिगोसैकेराइड की जो नीचे आप देख रहे हैं ये जो चेन लगी हुई है ये लिपिड की चेन है, और ये जो है उसके ऊपर आप देख रहे हैं प्रोटीन की, जो गोले गोले मॉलिक्यूल में जो देख रहे हैं प्रोटीन है। इस तरह से बताया गया। इस तरह से एकक कला संरचना सबसे पहली संरचना जो दी गई, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो दिया गया वो इस तरह से दिया गया। लेकिन बाद की जो संरचनाएं दी गई वो इस तरह की संरचनाएं नहीं है। उन संरचनाओं के विषय में क्या डिस्कस किया गया माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया अभी आपको जे डेविड रॉबर्टसन एंड ये साइंटिस्ट, इन्होंने 25 तीनों 25 एंगस्ट्रॉम में, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made by the 3 layers, 2 layer is the protein and single layer is the lipid. Is it clear? आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी समझ में आ गया है तो मैं आपको लेकर के आगे चलता हूं। अब आइए देखते हैं इसी लेयर के विषय में साइंटिस्ट डैनियल डॉब्सन,
साइंटिस्ट डेनियल और डॉब्सन ने कहा कि ये थिकेंड जो बताई गई, सिंपली थिकेंड तो क्या बताई गई है माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली थिकेंड बताई गई कि 72 लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 70 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के बीच इनको होना चाहिए। अभी साइंटिस्ट डिस्कस करके जो पहुंच रहे हैं वो 75 एंगस्ट्रॉम पर पहुंच रहे हैं। इसके पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसमें यह बताया गया कि इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई जो होती है वो 70 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए। और 70 एंगस्ट्रॉम से एबव हो गया 75 एंगस्ट्रॉम, तो आगे अगला साइंटिस्ट आ रहे हैं डेनियल एंड डॉब्सन। डेनियल और डॉब्सन साइंटिस्ट ने क्या बोला? डेनियल और डॉब्सन साइंटिस्ट ने बोला कि ये तो सही है, जो जे डेविड रॉबर्टसन ने बोला है वो सही बोला है, बट इसकी थिकनेस गलत हो गई, इसकी मोटाई गलत हो गई। ये किसने कहा? एक डेनियल और डॉब्सन ने कहा। किसने कहा? डेनियल और डॉब्सन ने कहा कि डेनियल और डॉब्सन ने जो अपनी जो थियरी को दिया है 1935 में। कब दिया? 1935 में। और 1935 में जो है ये अपनी थियरी दे रहे हैं, और जे डेविड रॉबर्टसन ये उसके पहले अपनी थियरी दे चुके। तो 1935 की जो थियरी मैंने आपको बता रहा हूं उस थियरी के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डेनियल एंड डॉब्सन ने बताया कि ध्यान दीजिए कि इनकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम होती है। मींस कौन? प्रोटीन जो आउटर मेम्ब्रेन बना रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो प्रोटीन का होता है 20 एंगस्ट्रॉम अपर साइड, 20 एंगस्ट्रॉम लोअर साइड, 20 हो गया 40 एंगस्ट्रॉम और मिडिल साइड में आ गया 35 एंगस्ट्रॉम। मींस जो लिपिड की लेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से यह बता रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, और डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे की बुक से बता रहा हूं, और साथ ही साथ भारद्वाज की भी बुक से बता रहा हूं, सिंगल की बुक से भी बता रहा हूं। ये सारे टॉपिक मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। इसके एक्सप्लेनेशन में कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, डेनियल एंड डॉब्सन ने बताया कि 20 एंगस्ट्रॉम अपर साइड, 20 एंगस्ट्रॉम लोअर साइड, 20 हो गया 40 एंगस्ट्रॉम और मिडिल साइड में हो गया कितना? 35 एंगस्ट्रॉम। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ऐड कर दिया जाए 20 एंगस्ट्रॉम प्लस 20 एंगस्ट्रॉम, 40 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम मींस 75 एंगस्ट्रॉम। मींस 70 एंगस्ट्रॉम से हाई है और 100 एंगस्ट्रॉम से लो है। अब आया समझ में? माने आपको इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन जो करना है उस प्लेन आप करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि 70 एंगस्ट्रॉम से अधिक होना चाहिए और 100 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए। तो 75 एंगस्ट्रॉम पर जो है डेनियल एंड डॉब्सन भी बोल रहे हैं और जे डेविड रॉबर्टसन भी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। और यहां पर यूनिट सेल मेम्ब्रेन जो दी गई, यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो दी गई, यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें बताया गया कि इनकी थिकनेस जो होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम एग्जैक्टली बोल दिया गया। इसमें ना तो प्रोटीन को सेपरेट किया गया ना तो लिपिड को सेपरेट किया गया। ये सिंपली बोल दिया गया कि ये जो होते हैं ये 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस हैं। तो ये मैंने केमिकल कंपोजिशन आपको बताया कि कितने प्रोटीन होते हैं, कितने लिपिड होते हैं। इसी के साथ ही साथ आइए देखते हैं, मैं आपको कुछ और बताता चलूं कि इतनी थियरियां जो आई, जो दी गई, अब इसके साथ की थी, इसके बाद की थियरी जो आ रही माय डियर फ्रेंड, इसके बाद की थियरी में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु देना है। वो किसका देना है? वो देना है आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक संरचना। आप इस साइड में फिगर देख रहे हैं, इस साइड में जो फिगर बना हुआ है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मींस होता है तरल, मोज़ेक संगमरमर के टुकड़े को छोटे छोटे पीस में काट दीजिए, टुकड़ा बना दीजिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ऐसे जैसे पहले लोग देखते थे फर्श पर एक संगमरमर छोटे छोटे टुकड़ों को, पीस को अलग अलग स्थानों पर जो है चिपका दिया जाता था और उनको जो है उनको जो पूरी तरह से घिसाई करके एक लेवल में कर दिया जाता था। तो ये जो कंडीशन बनती थी, ये जो संरचनाएं बनती थी, इन्हीं को कहा गया कि ये जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। क्या बोला गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। माय डियर फ्रेंड, हियर यू हैव सीन दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज सिंपली बी गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने जो अपना मॉडल दिया 1972 में दिया। कब दिया जरा याद करिएगा? 1972 में दिया गया, 1972 में दिया गया, 1972 में दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आइए यहां से देखते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डिस्कस यहां से करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यह बताया गया कि यहां पर 2 लेयर जो होती है, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ये ऑलिगोसैकेराइड की चेन है, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो इस साइड में और इस साइड में निकली हुई है, ये ऑलिगोसैकेराइड की चेन होती है। किसकी चेन होती है? ऑलिगोसैकेराइड की चेन होती है। यहां पर ऑलिगोसैकेराइड की चेन मिल गई आपको। अब आप देखा कि ऑलिगोसैकेराइड की चेन होती है। ऑलिगोसैकेराइड की चेन में आप क्या देख रहे हो? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स वी हैव सीन इन हियर। इस चेन में हम देख रहे हैं 2 विशेष प्रकार के प्रोटीन हमको दिखाई दे रहे हैं। और प्रोटीन क्या है माय डियर फ्रेंड, आप लोग इसको नोट करेंगे कि जो 2 प्रकार के प्रोटीन इसमें दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों प्रकार के प्रोटीन, एक प्रोटीन तो वह होता है जो बेस पर होता है, जिसको बोला गया बेसल प्रोटीन। क्या बोला गया? बेसल प्रोटीन बोला गया। और दूसरा जो प्रोटीन होता है, इसको ऐसे बेध करके बाहर की साइड में ऐसे निकल आएगा, ऐसे निकल आते हैं। ये नीचे से बाहर की साइड, माने बेस से आउटर साइड में इस तरह से निकल आए, ये इस तरह से निकल आए। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है तो कोई एकदम छोटा है, निकल रहा है, इस तरह से देख सकते हैं आप। ये अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में आ रहे हैं। तो इस तरह से जो सेल, जो इसके मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा की मेम्ब्रेन को जो पेनिट्रेट करके बेधता हुआ जो बाहर निकल जाए, प्लाज्मा की मेम्ब्रेन को जो बेधता हुआ बाहर निकल जाए, उसी मेम्ब्रेन का नाम दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जिस उस प्रोटीन को क्या बोला जा रहा है? उसी प्रोटीन को बोला गया, एक को कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिधीय प्रोटीन, जो परिधि पर पाए जाते हो उनको परिधीय प्रोटीन का नाम दिया गया। दूसरा बताया गया इंटीगर प्रोटीन, इंटीग्रल और इंटीगर प्रोटीन। कहीं कहीं बुक में इंटीगर लिखा है, किसी बुक में इंटीग्रल लिखा है। जैसे आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर अशोक कुमार वेंद्रे ने लिखा है कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है। और आर्यल कोटपाल ने एनिमल के विषय में जब डिस्कस किया तो आर्यल कोटपाल ने भी अपनी बुक में लिखा कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन की 2 लेयर मिल गई आपको, एक को कहा गया बेसल और एक को कहा गया इंटीग्रल। तो माय डियर फ्रेंड, हियर यू हैव सीन द बेसल प्रोटीन मींस पेरिफेरल प्रोटीन and here is the integral protein, means how many types of protein? There are 2 types of protein. How many types? 2 types of protein. One is the basal protein, other is the basal protein or peripheral protein, and second is the integral protein. So my dear friend, इस तरह से आपने प्रोटीन की लेयर को देखा और इस तरह से जो प्रोटीन की लेयर बन रही है, तो यहाँ पर प्रोटीन की लेयर हो गई और ये लिपिड की बाई लेयर, ध्यान दीजिएगा, लिपिड की बाई लेयर। और डेनियल डॉप्सन साइंटिस्ट, इन्होंने अपोजिट बोल दिया कि यहाँ पर जो है ये बाई लेयर ऑफ लिपिड, सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाई लेयर ऑफ लिपिड, सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन। उसके पहले आप क्या पढ़ रहे हो? बाई लेयर ऑफ लिपिड, सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन, बाई लेयर ऑफ प्रोटीन, सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। बस ये बाई लेयर ऑफ लिपिड और सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन की सिंगल लेयर है, इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर का जब एक्सप्लेनेशन किया गया, प्रोटीन की संरचना का जब अध्ययन किया गया, तो ये देखा गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैव बीन सिंपली बीन सीन। फर्स्ट इज द पेरिफेरल प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन, दूसरे कहा गया इंटीग्रल प्रोटीन। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने परिधीय प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन के विषय में आपने अध्ययन किया और आपने सीखा और आपने जाना। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देना चाहता हूं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार कला के मध्य में लिपिड की द्विआण्विक तरल, माने बाइमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर होती है। बाइमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर होती है। क्या कहा मैंने? बाइमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर होती है। ये बाइमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर होती है। यहां पर मैं जो प्रोटीन पढ़ रहा था वो यहां पर लिपिड में कन्वर्ट हो गया। ये सिंगर और निकोलसन ने दिया 1972 में। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया कि यहां पर जो ये मॉडल शो कर रहा है, जो मॉडल बता रहा है, उस मॉडल के अकॉर्डिंग ए बाई लेयर ऑफ लिपिड और सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन होता है। और इस बात पर ध्यान देंगे कि ये बाइमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर होंगे। लिपिड के अणुओं के गोलाकार ध्रुवीय सिरे, लिपिड के मॉलिक्यूल के गोलाकार ध्रुवीय सिरे, लिपिड के मॉलिक्यूल के गोलाकार ध्रुवीय सिरे। क्या कहा मैंने? लिपिड जो ऊपर गोलाकार देख रहे ना, लिपिड के मॉलिक्यूल के गोलाकार ध्रुवीय सिरे। क्या कहा मैंने? लिपिड के मॉलिक्यूल के गोलाकार ध्रुवीय सिरे, गोलाकार ध्रुवीय सिरे।
जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं और वे सिरे जो अंदर की तरफ झुके हुए हैं वो अध्रुवीय हैं। ऐसे सिरे जो बाहर नहीं निकल पाए, अंदर की तरफ झुक गए, उनको अध्रुवीय सिरा माना गया। और इन्हीं सिरों के बीच से आप देख रहे इंटीग्रल प्रोटीन बाहर निकल रहा है। ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है जो कि इसको पेनिट्रेट करता हुआ, बेचता हुआ बाहर आ रहा है। इस थियरी को आपने देखा और यहां पर भी देखा गया कि प्लाज्मा कला में उपस्थित कुल प्रोटीन का लगभग 70 से 80% भाग, कुल प्रोटीन का लगभग 70 से 80% भाग वो इंटीग्रल प्रोटीन का होता है। 70 से 80% भाग इंटीग्रल प्रोटीन का होता है। इसके बाद ग्लाइकोफोरिन है, ग्लाइकोफोरिन भी आता है इसमें, ग्लाइकोफोरिन। और ग्लाइकोफोरिन जो चेन के रूप में आ रहा है, इसको ग्लाइकोफोरिन का नाम दिया गया। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि सिंगर और निकोलसन का मॉडल लिपिड के समुद्र के प्रोटीन हिमखंड, लिपिड के समुद्र में, लिपिड के समुद्र में प्रोटीनों के हिमखंड, हमारे समुद्र में हिमखंड बनते हैं ना, ऐसे बताया जा रहा कि लिपिड के समुद्र में प्रोटीनों के हिमखंड, अर्थात जैसे लिपिड का ये समुद्र है उसमें प्रोटीन के अलग अलग कहीं कहीं छोटे छोटे भाग हैं। इन्हीं छोटे छोटे भागों को हिमखंड का नाम दिया। किसका नाम दिया? हिमखंड का नाम दिया। तो ये लिपिड के मॉलिक्यूलों के बीच ये हिमखंड के मॉलिक्यूल रहे और इन्हीं को हमने जो है एक्सप्लेनेशन में दिया, बताया हमने आपको। और इसके जो अगली संरचनाएं हैं, अब मैं अगली संरचनाओं के विषय में डिस्कस करने चल रहा हूं। तो इनके जो मेन फंक्शन होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पढ़ रहे हो, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन जो आप देख रहे हो, तो प्लाज्मा झिल्ली की जो एक संरचना जो आप देख रहे हो, इस प्लाज्मा झिल्ली की जो मेन संरचना में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो संरचना आप देख रहे हो, यहाँ पर सारी संरचनाओं का अध्ययन किया, इसकी संरचना का अध्ययन किया और सारे टॉपिक्स के विषय में आपने स्टडी कर लिया। अब आप देखिए कि इनका फंक्शन क्या होता है। परमिएबिलिटी इनका मेन फंक्शन होता है। अब परमिएबिलिटी को बेस माना जाए, अगर उन्हीं को आधार बना दिया जाए, तो कोई जैसे आपको चोट लग गई, कहीं पर आपको मोच आ गई, आप दवा की मालिश करते हैं ना, ऊपर आप जो है एक्सटर्नल यूज में ले आते हैं, मालिश करते हैं उसके ऊपर, वो दवाइयां धीरे धीरे आपके स्किन के अंदर जाती हैं और आपके मसल्स पेन को रिमूव कर देती है, समाप्त कर देती है। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो आप ये देख रहे हो, यहां पर इनमें परमिएबिलिटी शो करता है, पारगम्यता प्रदर्शित करता है। माय डियर फ्रेंड, ये परमिएबिलिटी भी दो प्रकार की होती है, एक को पिनोसाइटोसिस का, एक को फाइगोसाइटोसिस का हो जाता है। एक पिनिटेट लिक्विड मीडियम, कभी कभी लिक्विड को भी आप लगाते हैं, लिक्विड मीडियम को गबल कर जाते हैं, वो आसानी से ये मॉलिक्यूल अपने स्ट्रक्चर को सिंपली चेंज कर लेते हैं। ये मॉलिक्यूल अपनी संरचना को साधारण रूप से, सामान्य रूप से बदल लेते हैं और सामान्य रूप से अपनी संरचना को बदल करके लिक्विड के मॉलिक्यूल को आसानी से इसके बाहर निकल जाने देते हैं। अब आप देखिए, इस प्रोसेस को कहा गया पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस। फाइगोसाइटोसिस के प्रोसेस में देखिए, फाइगोसाइटोसिस के प्रोसेस में देखिए कि फाइगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है, जिसको हिंदी में कहा गया भक्षकाणुता, क्या बोला गया? भक्षकाणुता। भक्षकाणुता का अर्थ यह होता है कि मॉलिक्यूल को गबल कर ले जाए, निकल कर इतना स्पेस दे देंगे, ये मॉलिक्यूल अपने बीच से इतना स्पेस दे देंगे कि कोई मॉलिक्यूल डायरेक्टली इंटर करता हुआ यहां से ऐसे इंटर करता हुआ आया, टेढ़ा सा मॉलिक्यूल इस तरह से आ रहा है, इंटर करता हुआ आ रहा है इस तरह से। ये देखिए आसानी से इसमें धंसता हुआ चला जाएगा, अर्थात सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को गबल करने की क्षमता रखते हैं, निकल जाने की क्षमता रखते हैं। तो ये बेसिस का जो स्ट्रक्चर फॉलो किया गया, ये फाइगोसाइटोसिस के केस में लिया गया। तो आपने देखा कि बीकर अणुओं के रूप में इसका यूज हो रहा है, प्लाज्मा कला के रूपांतरण में हो रहा है, ग्राही अणुओं के रूप में हो रहा है, ग्राही मॉलिक्यूलों को ये स्टोर कर रहा है। ग्राही मॉलिक्यूल जो ग्राह के मॉलिक्यूल है उनको आसानी पूर्वक ये स्टोर कर ले रहा है, ग्राही मॉलिक्यूलों को स्टोर करने के फॉर्म में आ रहा है। अगला देखिए वाहक अणुओं के रूप में, तो वाहक अणुओं के रूप में भी इनके जो है प्रोटीनों के कार्य हैं। तो ये सब आपने जो अभी अब तक का प्रोटीनों का कार्य देखा, इन्हीं कार्यों को आधार मान करके तब आपने जो है इसके आधार मान के आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कस किया। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कस कर लिया। अब हम आपको बताएंगे
मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि देयर आर 3 पार्ट ऑफ द सेल। वन इज द सेल वॉल, सेकंड इज द साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज द न्यूक्लियस। देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट। आउटर मेम्ब्रेन मींस मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जीवद्रव्य और उसके बाद का न्यूक्लियस। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर सिंपली बी अकर इनसाइड द सेल एंड सिंपली बी फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य में ही ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। अगर आप न्यूक्लियस को उसमें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अलग है, उसका बिहेवियर अलग है। न्यूक्लियस जस्ट लाइक एज ए डू द वर्क एज ए मेन मेंबर ऑफ योर फैमिली। जैसे कोशिका का एक मुख्य अंगक के रूप में केंद्रक यहां पर कार्य करता है, तो इन सभी के ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर अब जो कोशिकांग हैं, इन सारे कोशिकांगों के विषय में मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर इस सारे कोशिकांगों के फिर जो है एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखे हैं। जैसे मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आप आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, जितने भी कोशिकांग आप देख रहे हैं सारे के सारे कोशिकांगों का अध्ययन हमने अपने ऑलरेडी YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पर अब हमको चलना है लेकर के कोशिकांगों के विषय में। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैंने कहा कि मैंने कोशिकांगों का अध्ययन जो करना है, इस तरह से मैंने जो है सेल मेम्ब्रेन का भी आपको डिस्कस करा दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने आपको डिस्कस करा दिया। अब मैं अगला जो टॉपिक एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, अगला जो टॉपिक बताने चल रहा हूं, वो हमारा टॉपिक होगा जो है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। तो इस तरह से वैक्यूल्स, इस तरह से जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, कोशिकांग जो पाए जा रहे हैं, इन कोशिकांगों के विषय में एक एक करके मैं अपने वीडियोस को, YouTube वीडियोस को आप लोगों तक लगातार भेजता रहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके YouTube वीडियो मेरे YouTube चैनल पर बन चुके हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे ऑल वीडियोस पर जाएंगे, टोटल वीडियोस को देखेंगे, उसमें आपको आसानी पूर्वक के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के इसी टॉपिक के साथ, इसी पॉइंट्स के साथ यहीं पर इसको समापन करता हूं। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पूरी तरह से मेरा, एक बार मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को, जिन लोगों ने अभी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक, जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूं, कई किताबों से मिला करके एक निष्कर्ष, एक निचोड़ निकाल करके उनसे सभी किताबों को मिला करके क्या एक्यूरेट है, उस एक्यूरेट पॉइंट पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इसी के साथ आज आपसे मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी विदा लेता हूं, और आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ही ज्यादा जो है सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आप शेयर करिए। सो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन कादरी आपसे